आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डेरिवेशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं ज़रा आपको फिर से एक दफ़ा बताता चलूं कि ये जो वर्ड है कैपेसिटर, इस कैपेसिटर वर्ड का मतलब क्या है। मैंने आसान अल्फाज में आप लोगों को एक एग्जांपल दी, जिसे मैंने एनालॉजी का नाम दिया था कि हम अगर देखें कि आपके घर के अंदर जो मोटर है वो एक्चुअली पानी को सर्कुलेट करती है पाइप के अंदर, लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम आपके घर की छत के ऊपर एक वाटर टैंक लगा देते हैं ताकि वो पानी का कुछ हिस्सा जो है वो स्टोर करता रहे, और अगर लाइट नहीं आ रही और मोटर नहीं चल सकती तो वो जो पानी स्टोर हुआ हुआ टैंक के ऊपर वो दोबारा से आपको मिल सके। यानी कि वाटर टैंक का मकसद क्या है, जो वाटर है उसको स्टोर करना, और जब वाटर मौजूद नहीं है तो आपको प्रोवाइड करना। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को स्टोर करने वाला भी एक टैंक होता है। वो जो चार्ज को स्टोर करने वाला टैंक होता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। तो जब हमारे पास एक बैटरी होती है, उस बैटरी से लोड को जो है वो करंट मिल रहा होता है, तो समटाइम हम उसके साथ एक कैपेसिटर अटैच कर देते हैं। अब ये कैपेसिटर उसके साथ क्या करेगा, ये कैपेसिटर बिल्कुल उसी वाटर टैंक की तरह जो पानी स्टोर कर रहा था ये चार्ज स्टोर करेगा, और वक्त पड़ने पर जब हमारे पास ये कनेक्शन जो बैटरी के साथ है ये खत्म होगा, तो वो जो कैपेसिटर है जिसने चार्ज स्टोर किया हुआ है, वो कैपेसिटर इस लोड को चार्ज देगा और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एक बैटरी की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी मिसाल एक वाटर टैंक की दी जा सकती है। स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वाटर टैंक डिफरेंट कैपेसिटीज़ के होते हैं। कुछ वाटर टैंक की कैपेसिटी कम होती है, कुछ वाटर टैंक की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप डिफरेंट कैपेसिटर्स देखें तो कैपेसिटर के ऊपर भी आपको कैपेसिटेंस की डिफरेंट रीडिंग्स नज़र आती हैं। ये कैपेसिटर जो है वो और फैरेड्स का है, जबकि ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस या इसके फैरेड्स डिफरेंट है। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, यही जानना आज का हमारा आर्टिकल है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये कैपेसिटर की एक यूजुअल डायग्राम जो हमेशा से मैं बनाता रहा हूँ कि ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और हमारे पास ये एक बैटरी है जो इन प्लेट्स को चार्ज करेगी। इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, और याद रखिएगा ये जो प्लेट है इसका जो एरिया है इसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आप देख रहे हैं ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये इस वक्त क्या है जी, पैरेलल प्लेट्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने पैरेलल पड़ी हैं। दैट इज व्हाई दिस कैपेसिटर इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, समटाइम्स बजाय ये पूरा वर्ड लिखने के मैं क्या करूंगा, आई विल रादर राइट इट एज पीपीसी। तो आप लोग जहां भी देखें वर्ड पीपीसी, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए, ये जो आर्टिकल है ना ये आपकी बुक के पेज नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें ये जो सारी बातें मैंने अभी कही हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स का एरिया ए है, उनके दरमियान डिस्टेंस डी है, उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो जाती है, ये सारी बातें आप याद रखिएगा पेज नंबर 22 के बिल्कुल स्टार्ट में आपको नजर आ रही हैं। तो ये इंट्रोडक्शन से आप लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़े इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आप लोग ऐड करेंगे ताकि पता चले एग्जामिनर को कि ये आर्टिकल किस तरह से स्टार्ट हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके बारे में तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, कल का हमारा आर्टिकल ये था, कल मैंने इनके बारे में आपको ये बताया था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला वो था चार्ज ओवर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अभी मैं जस्ट इतना बता दूं, आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों प्लेट्स के दरमियान अभी कुछ भी नहीं रखा। मैं ये भी कह सकता हूं दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूं दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है, जिसका मतलब यही है कि कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कैपेसिटेंस का फार्मूला कब एप्लीकेबल है, जब दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो मैं इसीलिए इस कैपेसिटेंस के फार्मूले के साथ छोटा सा वैक्यूम के लिए एक सिंबल लिख देता हूं। ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है, लेट मी से इट एज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है कैपेसिटेंस की। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो से देखिए, आर्टिकल हमारा क्या है जी, आर्टिकल है कैपेसिटेंस निकालनी हमने, और कैपेसिटेंस का फार्मूला तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर ये तो चीज हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, फिर आज क्या पढ़ना है। देखिए, इस फार्मूले में
प्रॉब्लम क्या है? इस फार्मूले में चार्ज और पोटेंशियल आ रहा है, और चार्ज और पोटेंशियल जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है जो आम आँख से नज़र आती हों, बल्कि इनको तो पहले मैयर करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक ऐसा फार्मूला बनाना जिस फार्मूला में डिस्टेंस आए, क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे देखकर ही पता चल जाती है कि दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। उनमें मैं चाहता हूँ एक ऐसा फार्मूला जिसमें प्लेट्स का एरिया है, क्योंकि प्लेट्स बड़ी हैं या छोटी हैं ये भी मुझे देखकर ही पता चल जाता है। इस वजह से हालांकि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई वांट टू ऐड सम अदर वेरिएबल्स इनटू दिस फार्मूला। मैं चाहता हूं इसमें कुछ और चीजें ऐड हो जिनसे मुझे इस फार्मूले की ज्यादा अच्छी तरह से समझ आए, लेकिन वो फार्मूला यहीं से निकलेगा, इसलिए मैंने इस बेसिक फार्मूला को आपके सामने एक दफा लिख दिया। स्टूडेंट्स, आपको याद था कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बिल्कुल स्टार्ट के आर्टिकल्स में, और वो बात ये थी कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हों, ये देखिए जी मेरे पास दो प्लेट्स हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है, तो आपको मालूम है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी नोट कर लीजिए, ये हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है ना दो प्लेट्स के दरमियान, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, और वो वैल्यू थी स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखिएगा, ये जो हमारे पास E की वैल्यू है ये दो प्लेट्स के दरमियान में। और अगर हम देखें कैपेसिटर भी क्या है? कैपेसिटर भी दो पैरेलल प्लेट्स ही तो हैं। तो ये जो फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था कैपेसिटर से भी पहले, लेकिन अब मुझे मालूम है कि कैपेसिटर के अंदर भी क्या है? कैपेसिटर के अंदर भी पैरेलल प्लेट्स ही हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला आज के इस आर्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। अब जरा तवज्जो से देखिए कि ये जो सिग्मा है, व्हाट इज दिस? ये सिग्मा क्या है, इसको जरा जानते हैं। देखिए सिग्मा का नाम मैं आपको पहले बता दूं, सिग्मा इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। इट इज नॉट चार्ज, मैं बता दूं, सिग्मा इज नॉट चार्ज, इट इज चार्ज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? इमेजिन करें मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट में अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि चार्जेस बहुत करीब करीब हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ चार्ज की डेंसिटी बहुत स्ट्रांग है या सिग्मा की वैल्यू बहुत हाई है। अगर आप इस प्लेट को देखें तो इस प्लेट में भी चार्ज तो है, लेकिन आप देख रहे हैं चार्जेस बहुत दूर दूर हैं। तो इस सूरत में मैं कहूँगा कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है वो काफ़ी लो है। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब है चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी बताती है कि किसी यूनिट एरिया के अंदर जो चार्ज की क्वांटिटी है वो कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। अगर मैं इस डेफिनेशन को फॉलो करूं तो मैं यहां से एक फार्मूला भी बना सकता हूं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी एरिया के अंदर कितना चार्ज आ रहा होगा इसे हम देखेंगे कि वो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है। इससे हमें पता चलेगा कि चार्ज कितना करीब और चार्ज कितना दूर है। एक और बात बताता चलूं स्टूडेंट्स, इसका यूनिट याद रखिएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। बहरहाल हम ये जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं जी? सिग्मा की जगह मैं Q ओवर A ऊपर पुट कर रहा हूं। तो सिग्मा की जगह आ जाएगा जी Q ओवर A, ये सिग्मा की जगह क्या, और नीचे क्या था? एप्सिलॉन नॉट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं, जरा तवज्जो से देख लीजिए। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स के चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स, एक और बात, ये हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ के आए हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि E किसके बराबर होता है? E बराबर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो ये मैं आपके सामने E इज इक्वल टू V ओवर D भी लिख देता हूं यहां पर एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कोई खास बात पता चली इन दोनों इक्वेशंस में? अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन चीज देखें तो वो ये है कि इस दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही है। और अगर दो इक्वेशंस के लेफ्ट साइड बराबर हो तो हम लोग जानते हैं कि उसकी राइट साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब
अगर यहां पर E है तो मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूं कि ये जो राइट हैंड साइड है विच इज V over D इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 विच इज Q over A एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां पर अब यही कहूंगा कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करता हूं। तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर E है तो राइट हैंड साइड विच इज V over D must be equal to right hand side of equation number 2 which is Q over A epsilon naught। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, मैं थोड़ी सी रीअरेंज करना चाहूंगा इस इक्वेशन को। जब मैं इसको रीअरेंज करता हूं, ये देखिए जी, मैं क्या करूंगा, यहां पर ये Q को एक तरफ रखूंगा, ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर Q से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Q over D। और ये A एप्सिलॉन नॉट जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट over D। अगर आपने गैस कर लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है कि ये Q over V तो वो बात है जहां से आज का आर्टिकल मैंने स्टार्ट किया था। Q over V क्या था, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, तो ये तो Q over V ही आया। तो फिर मैं इसको कह सकता हूं कि ये क्या है, दिस इज कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। और ये किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। नाउ स्टूडेंट्स ये है वो फॉर्मूला जिसको बेसिकली हम लोगों ने डिराइव करना था। तो स्टार्ट में यही डिस्कशन चल रही थी कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो ऑलरेडी मेरे पास था, तो व्हाई आई नीड अनदर फॉर्मूला। तो अब हमें पता चल गया कि दिस फॉर्मूला कंटेन्स एरिया ऑफ द प्लेट, इट कंटेन्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इट ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द मीडियम। इसका मतलब ये फॉर्मूला ज्यादा विजिबल है, ये ज्यादा आसानी से देखकर पता चल सकता है, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल कैपेसिटर की तरफ देखकर अंदाजा नहीं हो सकता, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया, कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान फासला और कैपेसिटर के अंदर मीडियम क्या है, ये विजिबल चीजें हैं, ये कैपेसिटर की तरफ देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास इनकी क्या वैल्यूज होंगी, कम होंगी या ज्यादा होंगी, सो दे आर कंपेरेबल। ये कैपेसिटेंस इन वैक्यूम का फॉर्मूला जो है मैं दोबारा एक दफा आप लोगों के सामने लिख देता हूं और फिर हम देखते हैं मीडियम में एंटर होने से क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला मैंने अभी आप लोगों के सामने डिराइव किया, एक दफ़ा मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बाद में हमें कंपैरिजन करना पड़े तो मुश्किल ना हो। ये देखिए जी, हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, जब पैरेलल प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो तो कैपेसिटेंस का फार्मूला किसके बराबर आया, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इस फार्मूला को ज़रा गौर से देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस का फार्मूला जब मीडियम मौजूद हो। ये देखिए जी, वही पैरेलल प्लेट्स हैं, अब मैंने दरमियान में कोई मीडियम रखा, ये मीडियम कोई भी चीज हो सकती है, जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां पर लिख देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम, इस मीडियम को अक्सर हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। तो जब हम कोई डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे, कोई इंसुलेटिंग मीडियम रखेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। अब आपने मीडियम रख दिया है तो आप उसकी कैपेसिटेंस को वैक्यूम तो नहीं कह सकते, आप तो उसकी कैपेसिटेंस को मीडियम लिखेंगे, लेकिन अब उसकी कैपेसिटेंस में क्या, फार्मूला में क्या फर्क आएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ए जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा, डी जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी वैसे आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात ऐड होगी और वो है एप्सिलॉन आर। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कोई फार्मूला वैक्यूम के लिए है और आप उसको मीडियम के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसका आसान तरीका क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट आ जाए उसके साथ एप्सिलॉन आर साथ लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये एप्सिलॉन आर वो जो मीडियम आपने ऐड किया ना उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, कि वैक्यूम के लिहाज से इसकी परमिटिविटी कितनी है,
एक बात जो आज के लेक्चर के लिए ज़रूरी है वो है एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करें तो आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास ये जो चीज़ है एप्सिलॉन आर के अलावा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये तो वही चीज़ है जो ऊपर मैंने यहाँ पर मेंशन की है, यानी ये तो कैपेसिटेंस इन वैक्यूम है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एक्चुअली इस फार्मूले को यूं भी लिखा जा सकता है कि सी मीडियम, ये क्या है, सी वैक्यूम, और आगे क्या है जी, एप्सिलॉन आर। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा तवज्जो से देख लीजिए। आइए ज़रा देखते हैं कि इस सारी कंक्लूजन से हम लोगों ने क्या सीखा। ये फार्मूला याद रखिएगा और ये फार्मूला भी। इस सारी कंक्लूजन से हमारे पास क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या रिजल्ट आया है, वो देखते हैं। तो कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करिए, अगर आप ये फार्मूला देखें तो इस फार्मूला में आपको 3 फैक्टर्स नजर आएंगे। पहला फैक्टर है एरिया ऑफ प्लेट्स, दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तीसरा फैक्टर है ये मीडियम का, जिसको दूसरा नाम मैंने क्या दिया, डाई इलेक्ट्रिक। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखें एरिया ऑफ प्लेट के साथ कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, यानी कैपेसिटेंस भी ऊपर आ रही है, एरिया भी ऊपर आ रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कैपेसिटेंस increases as area of plates increases। जैसे जैसे प्लेट्स का एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट्स, इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। जरा इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं जो कि काफ़ी छोटी हैं। अगर इस कैपेसिटर की प्लेट के हिसाब से मैं इसकी कैपेसिटेंस देखूं तो इसकी कैपेसिटेंस है, सपोज कर लेते हैं कि 50 पिकोफैरेड। अब इसकी 50 पिकोफैरेड है। अगर मैं एक और कैपेसिटर लूँ जिसकी बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हो लेकिन उसकी एरिया जो है प्लेट्स का वो ज़्यादा हो, इस सूरत में जब मैं इसकी कैपेसिटेंस देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 200 पिकोफैरेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने प्लेट्स का एरिया ज़्यादा कर दिया तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो भी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स लेंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपने पंखे से कैपेसिटर को अटैच करना है फ़ैन के साथ तो कैपेसिटर तो खुद फ़ैन से बड़ा हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस को यूज़ करते हैं। तो यूजली जो आप देखते हैं कैपेसिटर बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो उनके अंदर क्या करते हैं वो कि वो 2 मेटल की लेयर्स लेकर दरमियान में मीडियम ऐड करके उनको रोल कर देते हैं, क्योंकि फिर रोल करके उनका ओवरऑल एरिया कम कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास एरिया का इफेक्ट, लेकिन एरिया में एक और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ बजाय इसको एरिया कहने के आप कहें कि ये प्लेट्स के दरमियान है कॉमन एरिया, जितना प्लेट का एरिया एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 प्लेट्स बिल्कुल इस तरह से पड़ी हैं तो फिर तो दोनों का पूरा एरिया एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है। लेकिन ज़रा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मैं इन प्लेट्स को थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो फिर आप देखेंगे इनके दरमियान
ये जो इस प्लेट का ये वाला एरिया है, इसके सामने दूसरी प्लेट का कोई एरिया नहीं आ रहा। इसी तरह जो दूसरी प्लेट का ये वाला एरिया है, इसके सामने पहली प्लेट का कोई एरिया नहीं आ रहा। तो इस सूरत में एरिया किसको बोलूंगा स्टूडेंट्स? इस सूरत में एरिया वही होगा जो इनका कॉमन एरिया होगा, जितना एरिया एक दूसरे के सामने इनका कॉमन आ रहा होगा। तो ये ए है। हालांकि प्लेट्स वही हैं, लेकिन रोटेट करने से प्लेट का एरिया तो नहीं चेंज होता, लेकिन प्लेट का एक दूसरे के आमने सामने आने वाला एरिया यानी कि कॉमन एरिया वो चेंज हो जाता है। और ये जो फार्मूले के अंदर ए है, ये कॉमन एरिया, इसका बड़ा फायदा है। और वो क्या है कि ज़रा इमेजिन करें, हमारे पास अगर मैं इस तरह से प्लेट्स लूँ और इन प्लेट्स को रोटेट करूँ, तो रोटेट करने से इनका कॉमन एरिया चेंज होगा। जब इनका कॉमन एरिया चेंज होगा तो दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस मुसलसल चेंज हो रही है। इन्हें बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। इनके बहुत से फ़ायदे हैं। रेडियो में भी वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होता है और बहुत सी जगहों पर वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होता है। तो जब वेरिएबल कैपेसिटर की बात आती है, उसकी कैपेसिटेंस क्यों वेरी कर सकती है, क्यों चेंज कर सकती है? क्योंकि उसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो मूवेबल होती हैं। जब प्लेट्स मूव करती हैं, रोटेट करती हैं, क्या चेंज हो जाता है? उनका आपस में कॉमन एरिया चेंज हो जाता है। जब कॉमन एरिया चेंज हो जाता है तो हम फार्मूला से देख रहे हैं, एरिया चेंज तो कैपेसिटेंस भी चेंज। तो ये एक ऐसा कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास एक एरिया ऑफ द प्लेट। अब अगली बात देखते हैं, वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस नीचे आ रहा है और कैपेसिटेंस ऊपर आ रही है। इनवर्स रिलेशन, यानी कि इसके बारे में मैं लिखूंगा कि कैपेसिटेंस increases with decrease in distance between plates। याद रखिएगा, जितना हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं वो करीब आती जाएंगी, उतनी उनकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होती जाएगी। तो हमारे पास ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 50 पिकोफैरेड है। अगर मैं इनकी प्लेट्स को करीब लेकर आऊं तो आप देखेंगे इनकी प्लेट्स के करीब आने पर इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़कर सपोज करें 200 पिकोफैरेड हो गई। तो डिस्टेंस कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो इनकी कैपेसिटेंस जो है वो कम होती जाएगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है मीडियम ऐड करने से क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर मीडियम की एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, जब आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो जब आंसर वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़्यादा आ जाएगा कैपेसिटेंस का। यानी आसान अल्फाज में मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। वैक्यूम में कैपेसिटेंस कम होती है, लेकिन मीडियम के आने पर कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है। आज मैं इसकी लॉजिकल रीज़न नहीं दे रहा, आज मैं इसकी मैथमेटिकल रीज़न दे रहा हूँ। और मैथमेटिकल रीज़न क्या है कि वैक्यूम की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई होकर फिर मीडियम की कैपेसिटेंस आ रही है, और वैक्यूम की कैपेसिटेंस जब एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई होगी, मैं बता चुका हूँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगी, और जब कोई चीज़ 1 से ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो आंसर बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मीडियम के आने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। याद रखिएगा आपके प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम, मीडियम के आने से इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है जी? बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। जितना एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी उस मीडियम की, उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन आर की हर मीडियम की वैल्यू डिफरेंट होती है। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक ने बिल्कुल स्टार्ट में, आपका जो सेकंड और थर्ड पेज था, उसमें एक टेबल दिया हुआ था। उस टेबल में डिफरेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ थी। अब ये एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ हमें किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ज़रा एक आम से एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। जस्ट इमेजिन करें, मेरे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है, यानी कि वैक्यूम है। और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, सपोज कर लें वो है 10 माइक्रोफैरड। अब ज़रा इमेजिन करें, वो टेबल में से ज़रा आप ध्यान से पैराफिन पेपर को देखें। अगर आप गौर से देखें, पैराफिन पेपर की जो एप्सिलॉन आर है वो 2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं पैराफिन पेपर इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखूं, तो क्योंकि इसका एप्सिलॉन आर 2 है, तो वो जो कैपेसिटेंस थी 10 माइक्रोफैरड, ये उसको 2 टाइम्स ज़्यादा कर देगी। अब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? 20 माइक्रोफैरड। इसी तरह इमेजिन करें स्टूडेंट्स, हमारे पास उसी टेबल के अंदर
आपको जर्मेनियम मिलेगा। जर्मेनियम का जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 16 है। इसका मतलब क्या होगा कि वही कैपेसिटर जो है जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, जब मैं उसके प्लेट्स के दरमियान जर्मेनियम रखूंगा तो जर्मेनियम का क्योंकि एप्सिलॉन आर कितना है 16, तो इसका मतलब वो कैपेसिटेंस को 16 टाइम्स ज़्यादा कर देगा और अब कैपेसिटेंस हो जाएगी 160 माइक्रोफैरेड। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास कैपेसिटेंस कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी मीडियम के आने से, जितना उस मीडियम का एप्सिलॉन आर होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ज़रा स्टूडेंट्स आखिरी बात की तरफ आते हैं और वो बात है इसकी डेफिनेशन। इसकी एक नई डेफिनेशन हमारे पास बनती है और वो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ आने से पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो मीडियम की कैपेसिटेंस बढ़ना है ये इस फार्मूले से तो समझ में आ रही है। देखिए ना, आपको मालूम है, ये बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत तवज्जो से सुनने वाली बात है। कैपेसिटेंस के दो फार्मूले हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V। दूसरा फार्मूला है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये दो फार्मूले हैं। आपको मालूम है मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन R आएगा, एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो वो जब मल्टीप्लाई होगी आंसर ज़्यादा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो मीडियम आने से कैपेसिटेंस का बढ़ना इस फार्मूला से जस्टिफाई होता है। लेकिन इस फार्मूला से कैसे जस्टिफाई होगा, इसके लिए हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो आपकी बुक ने उस पेज के बिल्कुल एंड पर ये जो पैराग्राफ है इसमें दी हुई है। ज़रा स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के जो प्लेट्स है उसके दरमियान में पोटेंशियल फाइंड करता हूँ। सपोज करें इस प्लेट्स पर जब ये फुल चार्ज है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट्स है। अब ज़रा इमेजिन करें मैं दरमियान में रख देता हूँ मीडियम। पता है मैंने क्या नोट किया, जैसे मैंने मीडियम रखा तो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना वो कम हो गया स्टूडेंट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्यों कम हुआ ये कल का लेक्चर होगा, लेकिन अभी आप बस इतना याद रखिए कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा हमारे पास कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान में जब मीडियम एंटर करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जब कम होगा तो ये फार्मूला भी अब कहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए जो कि रहेगा। उसकी रीज़न भी हम कल देखेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ मैं ये जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि वो रिजल्ट्स जो इस फार्मूला से आ रहे हैं एग्जैक्ट वही रिजल्ट्स वही कंक्लूजन इसी फार्मूला से आएंगे, लेकिन उसके लिए समटाइम हमें थोड़ा सा हटकर देखना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट सेम है। यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही चीज़ है, इसमें चार्ज और वोल्टेज आ रहा है, जबकि इस फार्मूला के अंदर ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री से मुराद है प्लेट्स का एरिया, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस और प्लेट्स के अंदर मीडियम, इसकी बातें हो रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है। अगर आप देखें ये वाला फार्मूला C मीडियम इज इक्वल टू C वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन R, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन R किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन R बराबर आएगा C वैक्यूम, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो C मीडियम ओवर C वैक्यूम। ये है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन R का हमारे पास फार्मूला। और एप्सिलॉन R किसके बराबर आ रहा है, आसान अल्फाज में लिखूं तो मैं कहूँगा इट इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ, किस की रेशो है, रेशो ऑफ C मीडियम यानी कैपेसिटेंस जब दरमियान में एक इंसुलेटिंग मीडियम पड़ा हो, टू किसके साथ रेशो लेनी है जी, C वैक्यूम यानी कि जब हमारे पास वैक्यूम हो दोनों प्लेट्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए आसान तरीके से लिखी है बुक ने, नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको ग्रीन वर्ड्स में लिखा है। जो ग्रीन वर्ड्स में इसने बात कही है कि एक्चुअली में उसने इसी तरह से बताया हुआ कि इट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम, लेकिन उसने पूरा लिखा है कि कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स। और फिर वो 2 के बाद क्या लिखता है, 2 के बाद वो लिखता है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, यानी कि ये चीज़। तो आप लोगों ने वैसे लिखना है, अब टाइम की कमी की वजह से मैं इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये जो मैंने अभी आपको पोटेंशियल वाली बात बताई कि मीडियम के आने से पोटेंशियल कम हो जाता है जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ये बात भी आपके इस पैराग्राफ में भी दी हुई है और साइड पर ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाया हुआ है कि जब उन्होंने मीडियम एंटर नहीं किया, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है, और जब उन्होंने मीडियम एंटर किया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो गया जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ गई। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।